है, फटाफट से इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरू के 3 4 5 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझिएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा एक जो है पहला स्टेप है, प्रथम चरण है किसका, वृद्धि और विकास का फर्स्ट स्टेप। अब आप कहेंगे ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं था, हम तो एज पढ़ी थी, ये क्या हुआ, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर मेंटल डेवलपमेंट, पहला चरण विकास का। बताओ एक बार फटाफट से। बिल्कुल जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट, दे आर राइट। क्यों है राइट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विकास के कुछ डोमेन हैं, कुछ पक्ष हैं, कुछ प्रकार हैं, और हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी सामवेगिक। तो ये जो चारों आयाम है, जो ब्रॉड डोमेन्स कहे जाते हैं, मुख्य प्रकार कहे जाते हैं विकास के, ये इसी सीक्वेंस में जन्म लेते हैं। पहले बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास होगा, शारीरिक रूप से कोशिकाएं बनती हैं, फिर वृद्धि और विकास, वृद्धि हो रही है शारीरिक रूप से, तो फिजिकल डेवलपमेंट पहले होगा, देन आपका कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, साथ में भी चलते रहते हैं ये, लेकिन अगर इस सीरीज में देखना हो तो फिर सोशल देन इमोशनल, इंटर रिलेटेड है आपस में चारों। ठीक हो गई बात। यदि इस तरीके से फर्स्ट स्टेप पूछेगा तो आप कहेंगे शारीरिक विकास, और अगर आपसे पूछ ले कि ये इंटररिलेटेड है, चारों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित है, अलग अलग नहीं है। ठीक, 4 डोमेन्स थे किसके, डेवलपमेंट के। क्लियर हो गई बात। मॉरल डेवलपमेंट आपके सोशल डेवलपमेंट से ही संबंधित होता है। मेंटल डेवलपमेंट को हम दूसरी भाषा में कॉग्निटिव कहते हैं। ये सब बाद में आएंगे, पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका फिजिकल यानी शारीरिक रूप से बच्चा वृद्धि करेगा, मानसिक के अंदर ही आपका, इसको हम संज्ञानात्मक कहते हैं दूसरे शब्दों में, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। इसी में आपका भाषा का विकास भी समाहित होता है। स्पीड अगर ज्यादा हो बता दीजिएगा, कम रखेंगे, दिमाग में जानी चाहिए बात। ठीक है बात। प्री नेटल वो एज वाइज स्टेजेस हैं, यहां आपसे टाइप वाइज पूछ लिया है, वो एज वाइज हैं कि प्रसव पूर्ण अवस्था 9 माह तक, फिर आपका इन्फेंसी शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, फिर आपका बाल्यावस्था, फिर आपका उसमें भी उत्तर बाल्य और पूर्व बाल्य, फिर किशोरावस्था। वो एज के अकॉर्डिंग है, उम्र के अनुसार। ये आपका टाइप्स के अकॉर्डिंग पूछा है कि पहले कौन सा टाइप आएगा, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यही सीक्वेंस रहेगा। क्लियर हो गई बात, नहीं हुई? बताओ एक बार फटाफट से बताओ। प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है इस सीरीज में, तो बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है अलग से प्रीवियस ईयर करने की। समझ में आई बात? चलो फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे। देखो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट अभी हमने समझे, ब्रॉड डोमेन्स डेवलपमेंट के यही चारों हैं। पीसीएस, ये वो वाला पीसीएस का एग्जाम नहीं है, पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। सोशल से ही संबंधित है, मॉरल यानी नैतिक विकास, इमोशनल भी जुड़ा हुआ है सोशल से, कॉग्निटिव जुड़ा हुआ है लैंग्वेज से, फिजिकल में आपका मोटर डेवलपमेंट आ जाता है। सिंपल बात, क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन है आपके सामने, पढ़िए एक बार, केवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार, टॉपिक यही है, फटाफट से पढ़ो और जवाब दो। देखो जो 2 क्वेश्चंस उस दिन पंगे हुए थे ना, 2 क्वेश्चन में हिंदी में उन्होंने गलती से, हमारे जो टाइपिस्ट महाराज हैं उनसे गलती हो गई थी, तो उनको भी आज मैंने डाल दिया है लास्ट में, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद मेघा। दीपांशी जब टी शर्ट्स आएंगी तब दिलवाऊंगी, अभी तो अवेलेबल नहीं है भाई लेट्स लर्न की टी शर्ट। देखो एक बार, अभी तो वैसे भी सर्दी आ गई है। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता के ऊपर वातावरण का जो प्रभाव है वो कौन सा एक ऑप्शन बेहतर दर्शाता है। ठीक, लिखा हुआ है उधर, निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है, यानी हेरिडिटी का प्रभाव डेवलपमेंट पे कैसा होगा, इस बात को सबसे बेहतर तरीके से कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करेगा। सब अपने अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं, मन करेगा तो 5वां भी बना दोगे आप, है ना? गुस्से में नहीं हूं, मैं देख रही हूं कि आप लोग क्या कर रहे हो। हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो, यानी आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे। अच्छा, देखेंगे। फिर है, इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। उसके आगे है, इट इज द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी विल गो, यानी ये इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएंगे। देन नेक्स्ट चीज है, इट इज द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी कैन गो, यानी ये प्रमुख कारण है जो ये डिसाइड करेगा, निर्धारक है इस बात का कि हम कहां तक जा सकते हैं। बताइए एक बार फटाफट से, है ना? आंसर कीजिए, आंसर।
चाय पीनी हो तो बना लीजिएगा, मांगिएगा मत मुझसे, वैसे ही कम है। बताओ एक बार। ग्रेट, देखो अब समझ लेते हैं इनमें से कौन सी एक बात है जो हेरिडिटी के प्रभाव को दर्शाएगी विकास पर, यानी आनुवांशिकता। दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हेरिडिटी, दूसरा है एनवायरमेंट। हेरिडिटी जो हमें जेनेटिकली हमारे अपने पूर्वजों से मिले हैं जो गुण, और एनवायरमेंट जो पर्यावरण हमारे आसपास है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं, ऐसा हम सुनते आए बचपन से। कहानी की अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटी इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो। ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। अब आप कहेंगे ए क्यों नहीं होगा? हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो। वी विल गो का मतलब है आपको पता ही है, पंडित जी ने सुनिश्चित कर दिया है कि इतने ही जाओगे बस, इससे कम पे नहीं रुकोगे, इससे ज्यादा पे नहीं रुकोगे, जबकि ऐसा नहीं है। हेरिडिटी आपको कुछ गुण देती है, आपके अंदर कुछ इनहेरेंट एबिलिटीज हैं, यदि सही एनवायरमेंट मिले तो वो बाहर निकल के आएंगी, निखर के आएंगी। यदि एनवायरमेंट सही नहीं मिला तो हो सकता है आप में कितने भी अच्छे जीन्स थे, आप चोर बन गए। पॉसिबल है कि नहीं? तो दैट मीन्स कि इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, हम कहां तक जा सकते हैं। एक लिमिट सेट होती है, लेकिन उसमें वेरिएबिलिटी है, उसमें बदलाव के चांसेस हैं, डिपेंड करेगा एनवायरमेंट कैसा मिला। हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो का मतलब है कि ये तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे, मतलब जैसे सुनिश्चित हो गया हो कहां तक जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाएं, हो सकता है आप बीच में रह जाएं, बेशक आपकी हेरिडिटी बड़े अच्छे आपके जीन्स थे, क्या करोगे? तो एनवायरमेंट का भी रोल है, तो एक लिमिट तो सेट कर देती है जिसमें आप बीच में खेलते रहते हैं। हेरिडिटी ने एक लिमिट सेट कर दी, लेकिन वेरिएबिलिटी का ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन जन्म हुआ आपका और निश्चित हो गया कि यही होगा अब तो, ठीक। तो बाकी के ऑप्शन वैसे ही हट जाते हैं। प्राइम डिटर्मिनेंट कहना गलत होगा, दोनों का ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स, जटिल अन्योन्य क्रिया है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, इसलिए बाकी दोनों ऑप्शन तो हट ही जाते हैं। प्राइम किसी एक को कहना गलत होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पक्ष में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके बालों का टाइप, आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर। कुछ एस्पेक्ट में, कुछ पक्षों में एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा, एजुकेशन कैसी मिलेगी, आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा मिलेगा आपको अपने परिवार वालों से, जिसमें मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, फिर से मैं बता देती हूँ। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ये सब पेसिमिस्टिक, इस तरह के होते हैं। उन चारों में से बेस्ट क्या है? अथॉरिटेटिव है, जिसको हम अधिनायकवादी आई थिंक हिंदी में कहते हैं, जिसमें बच्चे पे डिसिप्लिन भी है पेरेंट का और बच्चे को फ्रीडम भी है। अथॉरिटेटिव अगर पूछे कौन सा स्टाइल बेस्ट है तो हम कहेंगे अथॉरिटेटिव, अधिनायकवादी, अथॉरिटेटिव। क्लियर हो गई बात या कोई समस्या है? बताओ एक बार। ओ शिट, अभी चाय गिर जाती, नजर लग गई आप लोगों की। यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? जी धन्यवाद अक्षय, मेरी तरफ से कोशिश रहती है। चलिए, तुक्के लगाए थे, समझ में आई बात कि नहीं? बताइए एक बार, क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है तो लाइक शेयर तो करना ही करना है। ये जो 2600 लोगों ने लाइक किया है, बाकी के 2500 लोग कहां हैं? 5000 लोग देख रहे हैं, लाइक तो कर दिया करो, आके बता दिया करो हम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विवादित ही रहता है, गैंग एज किससे एसोसिएटेड है, यानी ग्रो अवस्था किस आयु वर्ग से एसोसिएटेड है ना? गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज, किस एक विकास के प्रकार से संबंधित है और किस एज से संबंधित है? बताइए फटाफट से देख करके आंसर कीजिए। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सारे दे दो, पांचवा भी एक लिख दूं, ऑप्शन ई भी बता दोगे, है ना? प्लीज चेक व्हाट क्लैरिटी 1080p पे चल रहा है, इससे ज्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं लगता एजुकेशन में और स्पेशली टीचिंग में कहीं मिलती है, ऐसा आप ही लोग कहते हैं, मैं तो घमंड नहीं किया कभी। मजाक कर रही हूँ। खैर देखो एक बार देख लेती हूँ, मैं फोन में चेक कर लेती हूँ। एकदम मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया। देखो इतनी अच्छी तो मैं दिखती भी नहीं हूँ जितना दिखा रहा है ये, खैर मजाक कर रही हूँ। देखो, गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज, तो गैंग एज हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड को, जो ग्रो अवस्था है, जब बच्चा ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, उसको हम गैंग एज कहते हैं। 7 से 11 वर्ष है वैसे इसकी जो आयु है, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन यहां 7 से 11 वर्ष तो दिया नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है, लेटर के नहीं। 16 से 19 एडोलेसेंस में चला जाएगा, 16 से 19 फिर से एडोलेसेंस में चला जाएगा। ऑप्शन बचा क्या? सिंपल एक ऑप्शन बचा है। दो ही तरीके, या तो आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, आप एलिमिनेट कर लीजिए, या दोनों को ही यूज कर लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। 8 से 10 साल और सोशलाइजेशन, तो इसी के बीच में तो है ये 7 से 11 के, तो 8 से 10 साल, 2-4 साल इधर उधर, 1-2 साल इधर उधर हो सकते हैं। 8 से 10 वर्ष, ठीक हो गई बात।
आजकल एक क्वेश्चन पूछता है प्लेज प्लेज प्लेज, हालांकि उसका आंसर डिफरेंट होना चाहिए, बट हर जगह पे आंसर जो मानेगा, पंजाब में भी क्वेश्चन आया था, उन्होंने वही कंसिडर किया है अर्ली चाइल्डहुड को, तो कोशिश करके उसी को संभालिएगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या? यार अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, अगर ब्लर दिख रहा है तो वहां से सेटिंग्स में जाके क्वालिटी बढ़ा लो, 1080p कर लो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा पूरा देख लो, थोड़ा सा क्यों देखोगे, देखो एक बार। शादी बहुत अच्छी रही तमन्ना जी, टीचर है दीपांशी मम्मी मेरी, फादर भी टीचर ही थे, सिस्टर भी टीचर ही हैं, चाचा जी भी टीचर हैं, चाची जी भी टीचर हैं, मामा भी टीचर हैं, चाचा के बच्चे भी टीचर हैं, और बताओ और कितना बताऊं, पापा के मामा मामी भी टीचर हैं। और कोई और बचा हो तो बता देती हूँ, मतलब अरे गुस्से में नहीं हूँ यार, मजे में हूँ, बहुत ज्यादा मजे में हूँ, मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दिला रही हूँ आपके। ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, देखो इंटरेक्शन जरूरी है, अगर लाइव नहीं होगा तो रोबोटिक हो जाएंगे, और मेरा और आपका रोबोटिक होने का कोई फायदा नहीं है, वैसे ही हम लोग कैमरा के थ्रू जुड़े हुए हैं। बताओ एक बार, आंसर करो। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स ट्रांसफर डैश एस्पेक्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन इन द मदर्स वूम्ब। मतलब कि जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जीन्स आप जानते हैं जो आपकी हेरिडिटी में इंक्लूडेड होते हैं, क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा है, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, एक्स एक्स होगा तो लड़की, एक्स एक्स वाई होगा तो लड़का। कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, है ना। टोटल क्रोमोसोम पूछ ले तो 46 टोटल गुणसूत्र होंगे। ठीक हो गई बात। जो ये 23 क्रोमोसोम है, सुनते रहिएगा, 23 क्रोमोसोम है, इनमें से जो 22 क्रोमोसोम है इनको ऑटोजोम कहा जाता है, क्योंकि ये सारे सेम होते हैं। जो आपका 23वां गुणसूत्र है ये डिसाइड करेगा कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और शुरुआत के 22 को ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक हो गई बात यहां तक की? कोई समस्या, परेशानी, दर्द? चलें आगे। अब क्वेश्चन की सुन लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल तसल्ली से आइएगा समझने, तभी मजा आएगा। देखिए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स ट्रांसफर डैश एस्पेक्ट्स फ्रॉम दी पेरेंट्स टू द चाइल्ड। पेरेंट्स से, अभिभावकों से बच्चे में जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या ट्रांसफर करते हैं जब मां गर्भ धारण करती है तो। न्यूट्रिशन करते हैं मान लिया हमने, लेकिन जीन्स और क्रोमोसोम ना तो सोसाइटी, ना न्यूट्रिशन, ना मॉरलिटी, इट इज सिंपल कि भैया हेरिडिटी की बात हो रही है, आनुवांशिकता की। आनुवांशिकता वो गुण जो आपके पूर्वजों से आप में आए हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी आवाज हो सकती है, आपके बालों का रंग हो सकता है, आपका इंटेलिजेंस का लेवल हो सकता है, बहुत हद तक आपका नेचर हो सकता है, टेम्परामेंट जिसको हम कह रहे हैं, और आंखों का रंग, बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें। तो ये आपके डीएनए में एक तरीके से आ गई है। तो हेरिडिटी ट्रांसफर होगी किसके थ्रू? जीन्स और क्रोमोसोम के थ्रू। अनुवांशिकता वो सब कुछ है जो वातावरण नहीं है, या कह सकते हैं वातावरण वो सब कुछ है जो आनुवांशिकता नहीं है। क्लियर हो गई बात? इन दोनों के इंटरप्ले को हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास के रूप में जानते हैं। किसको? विकास बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ऐसा हम मानते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का अहम रोल है, महत्वपूर्ण रोल है, बराबर का रोल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम क्या कहेंगे? दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एस्पेक्ट में, कुछ पक्षों में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी होगी, जैसे आपकी आंखों का रंग निर्धारित करने में, आपके बालों का टाइप निर्धारित करने में, और कुछ एस्पेक्ट में आपका वातावरण ज्यादा प्रभावी होगा, ऐसा कहा जाता है। अब ये कोई मैंने तो रिसर्च नहीं बनाई कि डिप्रेशन भी अगर आपकी पहली पीढ़ी में उस तरीके के सिम्टम्स हैं तो 40% तक प्रभाव हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे। तो हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन अगर एनवायरमेंट अच्छा दे दिया जाए तो वो चीज कम हो सकती है। तो दोनों का इंटरप्ले, अंतःक्रिया विकास कहलाती है। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, परेशानी है? बिल्कुल सही कह रहे हो अमित जी, 6000 लोग लाइव हों और सिर्फ 3900 लाइक हों तो इसको कहते हैं कि देख के चले जाओ, चुपचाप से तारीफ मत करो। देखो एक बार फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नितिका पढ़ लो, मिनी मोनिका पेपर में नहीं जाएंगे आपके साथ। देखो एक बार, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। गिफ्टेड बच्चा यानी प्रतिभाशाली कहेंगे हम, इसके भी प्रकार हैं, कैटेगरीज हैं, उन पे बाद में आएंगे। पहले बताओ गिफ्टेडनेस कहां से आती है बच्चे में? गिफ्टेडनेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, गिफ्टेडनेस का संबंध या कारण क्या हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चे का? प्रतिभाशाली बच्चा, टर्मन कहते हैं कि 140 से ज्यादा बुद्धि लब्धि हो, और भी कुछ गुण हैं, अभी बात करेंगे।
ठीक है उषा जी, पढ़ लो, पढ़। जितने एंटरटेनमेंट की जरूरत है उतना हो जाता है बातों में, नाम की मत कहो अभी। बताओ एक बार फटाफट से। सक्सेसफुल पेरेंट्स, गिफ्टेडनेस जरूरी है, ऐसा भी देखा गया, लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं आई थिंक इसको, मेंडल के लॉज में से, कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गए। तो जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल पेरेंट्स ही हैं इसका रीजन। डिसिप्लिन, रूटीन, नॉट एट ऑल, या फिर हम कहें नॉट सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या फिर आर रिसोर्स रिच एनवायरमेंट। अगर बिल्कुल ही बच्चा स्लो है, बुद्धि के मामले में इडियट है, 0 से 25 IQ है, क्या करोगे रिच एनवायरमेंट देके? क्या गिफ्टेड बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो गिफ्टेडनेस पे ज्यादा प्रभाव हेरिडिटी का है अगर कहा जाए तो, ठीक है। तो एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, लेकिन एनवायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी जो खतरनाक खतरनाक न्यूज है, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे हो, एनवायरमेंट भी अच्छा होना पड़ेगा। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बीच में जो अन्योन क्रिया है उसकी वजह से गिफ्टेडनेस होती है। अब ये गिफ्टेडनेस क्या बवाल है, इसको समझते हैं। गिफ्टेडनेस को समझ लेते हैं। अच्छा, मोटिवेशन पढ़े हैं आज हम 8 बजे की क्लास में। अरे यार चलो आगे। हाँ देखो, अगर मैं बात करूं गिफ्टेडनेस की, हम बात कर रहे थे गिफ्टेडनेस यानी प्रतिभाशाली बच्चा। ये भी कई प्रकार हैं इसके गिफ्टेडनेस। इसमें 3 प्रकार कह सकते हो आप। एक है इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिसको हम IQ के आधार पे बांट देते हैं। इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चा, जिसका इंटेलेक्ट, जिसका दिमाग ज्यादा हाई है, जिसका IQ ज्यादा हाई है, यानी IQ कितना होगा? मोर देन 140, ठीक। 120 प्लस भी हो सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट हम कंसिडर कर रहे हैं यहां टर्मन की बात को। 140 होना चाहिए, इक्वल और मोर देन 140, ठीक है बात। ये हुआ गिफ्टेड। दूसरा बच्चा हुआ, इसी में जो एक कैटेगरी है वो है क्रिएटिव बच्चे की, यानी कुछ नया सृजन कर सकता है, पेंटिंग, कुछ भी हो, क्रिएटिविटी कुछ अलग हटके। तीसरा है टैलेंटेड बच्चा, हो सकता है म्यूजिक में, डांस में, इन सब में ज्यादा अच्छा हो। तो 2 चीजें हम मान के चलेंगे कुल मिला के, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। या तो बच्चे का IQ 140 या उससे अधिक हो, या फिर वो किसी विशेष क्षेत्र में एक्सेल करता हो, लाइक सचिन तेंदुलकर, या लाइक लता मंगेशकर, लाइक एनीबडी, जो पढ़ाई के अलावा किसी और फील्ड में बहुत ज्यादा, जिन्होंने एक्सेप्शनल किया है, बहुत अच्छा किया है, वो भी गिफ्टेड की कैटेगरी में आएगा। और जिसका IQ 140 है, जो टॉप करता है, वो भी गिफ्टेड में आएगा। गिफ्टेड बच्चे की कुछ विशेषताएं होती हैं, ये बहुत ज्यादा क्यूरियस पाए जाते हैं, जिज्ञासु पाए जाते हैं, इनको सीखने में बहुत मजा आता है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं और जल्दी से समझ लेते हैं चीजों को। इनकी मेमोरी यानी स्मृति स्तर अच्छा होता है। अपनी एज से बड़े एज के बच्चों से इनकी दोस्ती पाई जाती है ना। ऐसा लग रहा है अपने बारे में बात कर रही हूं। इसको कहते हैं नार्सिसिज्म का नेक्स्ट लेवल, है ना। इनका जो एकेडमिक हिसाब किताब है वो खराब हो सकता है यदि अपॉर्चुनिटीज ठीक ना मिले। तो यदि इनको सही टीचिंग में गाइडेंस नहीं मिला या उस तरीके की चीजें हुई, तो हो सकता है ये उस लेवल तक ना पहुंच पाए जिस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए टीचर का रोल बहुत अहम है। बहुत सारे टैलेंट को हम नहीं पहचान पाते क्योंकि हम में कमी है एज अ सिस्टम। तो कुल मिला के बात हो गई गिफ्टेडनेस की, या तो IQ 140 प्लस या फिर किसी विशेष क्षेत्र में एक्सेल करेंगे। जरूरी नहीं है आप 10वीं पास हो सकते हैं, बट किसी एक फील्ड में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हम बहुत क्वेश्चन पूछते हैं शिवांगी, मजे के लिए क्वेश्चन नहीं पूछते, अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। चाय भी ठंडी हो गई है, बताओ एक बार। ऑलराउंडर बच्चे, सही है विकास। बताओ एक बार, आंसर करो। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं ये दोनों, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने के 2 तरह से प्रभावित हो सकते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स। उन पे बाद में आएंगे, पहले यहां समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक, मैं पहले यही डिस्कस कर लेती हूं, एक्सटर्नल कौन सा है और इंटरनल कौन सा है। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो बाहरी कारक हैं, बाहरी एनवायरमेंट हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है। इंटरनल जो बच्चे से संबंधित है, वो उसका मेमोरी लेवल हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बाहर होगा, इसका रीजन एजुकेशन हो सकती है, न्यूट्रिशन हो सकता है, पेरेंट्स के अलावा कोई और हो सकता है। इंटरनल है जो बच्चे से संबंधित है, उसका मानसिक स्तर, मेंटल लेवल, नेचर, उसका इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक्सटर्नल कौन सा है इनमें से, ये पूछा है।
बताइए एक बार एक्सटर्नल कौन सा है इनमें से, ये पूछा है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो फिजिकल एनवायरमेंट, इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स या हेरिडिटी फैक्टर्स, बताइए। अभी तो डिस्कस किया है, दीजिए जवाब दीजिए। अभी डॉली ऐसा कुछ नहीं है, बताओ एक बार आंसर क्या होगा इसका। नेक्स्ट आंसर आ रहे हैं फिजिकल एनवायरमेंट, बिल्कुल शारीरिक पर्यावरण। अब फिजिकल एनवायरमेंट का मतलब है यहां जो बाहरी वातावरण है, एक है जो इंटरनल वूम्ब के अंदर है एनवायरमेंट, वो इंटरनल है, जो माता की गर्भ के अंदर है वो इंटरनल है। लेकिन एक्सटर्नल या फिजिकल एनवायरमेंट जो आसपास है उसके, पेड़ पौधे, झरने, कोई भी हो सकता है, गली मोहल्ला, कुत्ते बिल्ली, ये सब क्या है फिजिकल एनवायरमेंट के अंतर्गत आएंगे, यानी एक्सटर्नल है यानी बाहरी है, एक्सटर्नल है यानी बाहरी है। ठीक, इंटेलिजेंस मैंने कहा उसका जो बौद्धिक स्तर है, जो उसका मेंटल लेवल है, वो इंटरनल है, वो उसकी हेरिडिटी से डिसाइड हुआ है। ठीक, इस पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये ज्यादा तरीके से इंटरनल है, इंटरनली ज्यादा प्रभावित है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑब्वियसली इंटरनल हैं, बदल थोड़ी सकते हो, ठीक, अंदर ही है। व्यक्ति से संबंधित हैं तो इंटरनल, बाहर से रिलेटेड हैं तो एक्सटर्नल, सिंपल याद रखेंगे। ठीक, ये भी एक्सटर्नल हो गए, सॉरी ये भी इंटरनल। जल्दी में नहीं है भाई, हम जल्दी के चक्कर में जो लोग नया सीख रहे हैं उनको दिक्कत होगी, पुराने लोग तो समझ जाएंगे। हेरिडिटी फैक्टर्स, हेरिडिटी भी आपका इंटरनल फैक्टर्स में ही काउंट होता है, आपका इंटेलिजेंस का लेवल और ये सारी चीजें। लेकिन फिजिकल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सब एक्सटर्नल में है। दो कारक प्रभावित करते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और दूसरे तरीके से देखें तो एक्सटर्नल और इंटरनल। आपको मैंने बता दिया है, होपफुली बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर, ठीक है, क्लियर बोलें क्या, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे बेहतर तरीके से कौन सा एक टर्म, कौन सा एक शब्द वर्णित करता है, वर्णित करता है। बायोलॉजिकल मतलब जो जैविक रूप से आपको अपने माता पिता से मिले हैं, है ना। बायोलॉजी आपकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं उसमें, बताओ एक बार। अभिषेक जी का नाम ले लिया है, सुपर चैट किए थे, बट इतने बड़े सेशन में मैं नहीं देख पाती हूँ सुपर चैट भी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम 6,500 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 5,000 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ लेके जाओगे लाइक बचा बचा के, डिसलाइक वालों को तो कहना नहीं पड़ता, आप लोगों को कहना पड़ता है। कोई बात नहीं, इससे हमें पता लगता है कि आपको सेशन देखना पसंद है। देखिए एक बार फिजिकल ग्रोथ बेस्ट तरीके से कैसे डिस्क्राइब की जा सकती है, तो सिंपल आंसर है, आंख बंद करके बता दोगे, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक ज्यादा है ना, मात्रात्मक है ज्यादा, क्वांटिटेटिव है, ठीक है बात। स्ट्रक्चरल परिवर्तन यानी आपके स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन है वो वृद्धि से संबंधित हैं, जो फंक्शनल चेंजेस हैं वो विकास से संबंधित है। ये क्वालिटेटिव भी किससे संबंधित है, विकास से। तो इसको हम कह सकते हैं ये डेवलपमेंट का हिस्सा हुआ। लेकिन बात वृद्धि की चल रही है, फिजिकल ग्रोथ की, तो ये क्वांटिटेटिव होती है। आप अपनी हाइट को, वेट को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी में, मात्रा में माप सकते हैं, और वृद्धि को आप माप सकते हैं। विकास जरूरी नहीं है कि मापा जाए, विकास के कुछ हिस्से तो माप सकते हो, सब कुछ नहीं। तो विकास क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है, यदि आपको ऑप्शन में मिले तो, नहीं तो आप क्वालिटेटिव के साथ चले जाएंगे चुपचाप से। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्वालिटेटिव में ही आती है, अनऑर्गेनाइज तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ, है ना। आगे बढ़ेंगे, 8th क्वेश्चन पे हम प्रस्थान करेंगे। देखिए एक बार, इनमें से कौन सा जो है बाल विकास का सिद्धांत है। मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन था ना उस दिन जिसमें प्रॉब्लम हुई थी हिंदी में। अभिषेक कोई भी ले लो यार, आर गुप्ता भी आता है, इसके अलावा रिहंत तो मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। उपकार आता है, अगर लेना है प्रैक्टिस सेट वगैरह तो कोई भी ले लो इस टाइम। ऑनलाइन भी देख लो, कोई जो बेहतर मिल जाए वो ले लो। मैं कहूंगी तो प्रमोशन लगेगा, बट आई डू नॉट केयर अबाउट इट। मैं खुद अपने ही पैसे से खरीदती हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन की बात करूँ तो शायद ग्रेडअप पे भी अवेलेबल होगा, है ना। ग्रेडअप वाले पहले पैसे दिया करते थे प्रमोशन करने के, अब देखो फ्री में ही कर रही हूँ। कोई बात नहीं, खैर देखो एक बार नहीं, वो अभी भी देना चाहते हैं बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। बताओ एक बार, विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बताओ इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी विकास का कौन सा एक सिद्धांत है, बताइए। एनर्जी बहुत है, पेपर आपका सर पे है, 2 महीने हैं लगातार। हो सकता है अभी 10 तारीख के बाद से 2 सेशन कर दूं मैं यूट्यूब पे। देखो देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, सुंदर बात।
एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ अनुभव से ही विकास होता है। वातावरण भी तो कोई चीज है, और भी तो कोई चीज है। डेवलपमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये बात गलत है, ये बिहेवियरिस्ट मानते हैं। आज की डेट में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हम फॉलो करते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग, रचनावाद को, जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता। डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड, एक्यूरेटली नहीं कर सकते आप, अनुमान तो लगा सकते हैं विकास के सिद्धांतों में, ये बात तो है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी यानी पूर्व अनुमान लगा सकते हैं आप, लेकिन पूरे तरीके से एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है ना। वो जो बात मैं आपको कहती रहती हूं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है कि आप कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं बच्चे की हरकतों को देखते हुए, उसकी स्टेजेस में ऑब्जर्व करके, टीचर भी, लेकिन पूरी तरीके से सही हो। कई बार क्या होता है, कोई टीचर या कोई व्यक्ति कहता है यार इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर हम थॉमस एल्वा एडिशन की बात करें तब तो फेल हो गई सारी प्रिडिक्शन जो उन्होंने किया उस तरीके से। तो प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है, कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। मैचुरेशन इज समथिंग जो आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है, आपकी आनुवंशिकता से ज्यादा प्रभावित है। अभी इस पे बात करेंगे व्हाट इज मैचुरेशन, और अनुभव जो आपको अपने एनवायरमेंट से मिलेगा। ठीक हो गई बात, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये विकास का सिद्धांत है कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का इंटरप्ले है डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या बताओ। बहुत बढ़िया, मैं लाइव आती हूँ 9:30 पे, और उदय सर भी आएंगे अब कभी कभी, वो आपने बताया, उन्होंने बताई दिया होगा। देखिए एक बार, व्हाट इज मैचुरेशन, मैचुरेशन को जानना जरूरी है। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता इज हाईली रिलेटेड विद हेरिडिटी। इट इज हाईली रिलेटेड मतलब ज्यादा संबंध रखती है किससे? हेरिडिटी से, यानी आनुवांशिकता से ज्यादा जुड़ाव है परिपक्वता का। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं आपको आपकी आनुवांशिकता से, आपकी हेरिडिटी से मिले हुए होते हैं, लेकिन वो समय के साथ, एज के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होते हैं एज पर योर एज। हम कहते हैं ना अभी उतना मेच्योर नहीं है ना, अभी उतना मेच्योर नहीं है, मतलब अभी मेच्योरिटी समय के साथ आती है। हेरिडिटी ने जो विशेषताएं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एबिलिटीज आपके अंदर अंतर्निहित हैं, इनहेरेंट हैं, वो समय के साथ बाहर आएंगी। बच्चे के हाथ पैर तो जन्म से थे, लेकिन जब तक वो मेच्योर नहीं हुआ तब तक वो खड़ा नहीं हो पाया, तब तक वो चलना नहीं सीख पाया, है ना। तो मेच्योर होना जो है वो हेरिडिटी पे ज्यादा डिपेंड करेगा। हेरिडिटी की जो एबिलिटीज हैं वो जब समय के साथ, जब वो पर्यावरण में, एनवायरमेंट में अनफोल्ड होती हैं, खुल के आती हैं, इसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे हमारी 25 साल तक फ्रंटल लोब डेवलप होती है तो एक सर्टेन मैच्योरिटी आएगी अलग तरह की, है ना। तो मैच्योरिटी किससे रिलेटेड है? परिपक्वता किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी से रिलेटेड है हाईली। एक टाइम के बाद ये रुक जाती है। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या परेशानी? निकिता धन्यवाद। होगा वर्षा, बिल्कुल होगा, इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहे हैं कि पेपर आपका क्लियर हो, और आप लोग इतनी संख्या में जब भी जुड़े हुए हैं, नहीं तो जमाने भर में लाइव होते हैं आजकल। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट। देखो, इस क्वेश्चन में पंगा था पिछली बार कि हिंदी में गलत लिखा हुआ था, है ना। इन दोनों ही क्वेश्चन में नॉट लिख दिया था बाय चांस, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा हुआ था। ठीक है, तो आंसर वही था जो मैंने बताया था, आंसर वही था। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट। कौन सा एक मुद्दा संबंधित है विकास से? बताइए एक बार। चिराग चिल्लर ने 100 रुपीज का क्या किया? सुपर चैट। ठीक है चिराग चिल्लर, धन्यवाद। और बताइए, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा आपने। मैम मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं, हाउ कैन आई गिव? बताएंगे विनोद जी, बताएंगे। सारे गिफ्ट कोई नहीं छोड़ेगा, टीचर्स गिफ्ट नहीं छोड़ा करते, हम आपको देंगे एड्रेस एक दिन, मीटअप में मिलेंगे वैसे जल्दी ही। पहले आप एग्जाम क्लियर कीजिए, वही बड़ा गिफ्ट होगा। देखो, इनमें से कौन सा एक इशू डेवलपमेंट से रिलेटेड है? सिंपल बात है, नेचर एंड नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। प्रकृति हम कहते हैं हेरिडिटी को, यानी आनुवंशिकता को, और पालन हम कहते हैं पोषण को, यानी एनवायरमेंट को। यही दो कारण हैं पूरे बोन ऑफ कंटेंशन, या बिल्कुल राड़ की जड़ जो बोलते हैं पूरे मनोविज्ञान में। इन्हीं की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इन्हीं की वजह से बाकी सारी चीजें हो रही हैं, इन्हीं की वजह से आप हैं अगर मैं कहूं तो, वो है हेरिडिटी और एनवायरमेंट। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में था ये, पिछली बार नहीं लगा हुआ था, ये संबद्ध है, हिंदी में संबद्ध है, नॉट नहीं था इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन डायब है। 9th क्वेश्चन। अब चलेंगे 10th पे। देखो, व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। नेचर का क्या मतलब है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में? बताइए एक बार।
कभी तो मेरा नाम लीजिए, अनीशा टापा कह रही हैं। अनीशा टापा जब आया कीजिए जब पेपर का माहौल ना हो, ताकि मैं नाम ले पाऊं शांति से। सिद्धांता, चलिए आंसर कीजिए। नेचर का मतलब क्या है? नेचर ये वो वाला नेचर नहीं है, वो वाली प्रकृति जिनमें हवाएं चलती हैं, शाहरुख खान ऐसे, छोड़ो खैर। तो हेरिडिटी की यदि मैं बात करूं, यहां नेचर का मतलब है हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ठीक, जो चेंज नहीं होती, जो स्टैटिक है, जो फिक्स्ड है, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता दुकान पे जाओ और कह दो मेरी आंखों का रंग बदल दो, वो लेंस दे देगा, लेकिन वो हेरिडिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ एनवायरमेंट का यूज है, ठीक, फिक्स्ड है। जबकि एनवायरमेंट परिवर्तनशील है, यानी कि पर्यावरण को आप चेंज कर सकते हो। आंसर क्या होगा इसका? बायोलॉजिकल गिव्स और दी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यानी जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम जो आपको आपकी बायोलॉजी से मिले हैं, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है बात। बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, इस पे हम बात कर लेते हैं। द एनवायरमेंट अराउंड अस, तो सिर्फ एनवायरमेंट थोड़ी ना, और ये तो नर्चर कहलाएगा। एनवायरमेंट को हम नर्चर कहते हैं, पोषण जैसे आप पौधे को देते हैं वो बाहर से देते हैं आप, ठीक, तो नर्चर कहलाता है। टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, सिर्फ टेम्परामेंट नहीं है नेचर में, हमने मान लिया हेरिडिटी से रिलेटेड है टेम्परामेंट, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। जब हमारे पास बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम कम बेहतर के साथ क्यों जाएंगे, है ना। कुर्सी भी लेते हैं तो आप बेस्ट चूज करना चाहते हैं, तो ये तो ऑप्शन है, 1 नंबर दिलाएगा आपको। कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, फिजिकल और सोशल नहीं, फिजिकल और बायोलॉजिकल होता नहीं, तब भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ नेचर की बात हुई है, सिर्फ हेरिडिटी की बात हुई है, एनवायरमेंट की बात नहीं हुई। पंकज फौजदार, बहुत बढ़िया, पैसेज करा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ जाएं। जैविकीय विशिष्टताएं, यानी जो हमें अपनी आनुवांशिकता से मिली हैं, उनको ही हम बायोलॉजिकल कहते हैं, ठीक हो गई बात। अब ये बता दो सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है, 1 नंबर खो के आओगे नहीं तो। चलो अभी वो टॉपिक आएगा तब बता देना, रहने दो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो फटाफट से, 2-3 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन कम ही है आज। नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाती हूँ यार मैं, गौरव शादी तो नहीं हो पाएगी यार, सॉरी। एक तो मजे मत लिया करो यहाँ पे क्लास में आके ना। देखो एक बार, पता नहीं बुराई नहीं लगता मुझे, ऑफेंड नहीं होती हूँ मैं आसानी से। सिद्धांता जहारिया, नाम ले लिया आपका, और बताओ। देखो एक बार, गौरव ब्लॉक कर दिया जाएगा थोड़ी देर में अगर आप नहीं सुधरे तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट विकास के बारे में सही है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड्स। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, मतलब 18 वर्ष तक तो आप क्या हैं, बढ़े चले जा रहे हैं, और 18 वर्ष के बाद आप गिर जाएंगे, फिर तो हम खत्म हो चुके होते हैं आजकल, जिस हिसाब से मेरी और आपकी उम्र हो गई है ना। या फिर बी ऑप्शन, डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्पाइरल हैं, स्पाइरल हैं। देखो यहां मजाक सिर्फ मैं करूंगी, ठीक है, आप करोगे लेकिन लिमिट्स में। देखो एक बार, डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये बात प्यारी सी लग रही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सारे विकास के जो सिद्धांत हैं सब पे एक जैसे लागू नहीं होते, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वैसे होते हैं लागू, लेकिन अंतर हो सकता है 2 इंडिविजुअल्स में, ठीक। फिर है डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस, ये तो फिर से वही बात हो गई कि तो ग्रोथ है जो एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट तो चलता रहता है। पूर्णिमा सिंह, आगे बढ़े, ए ऑप्शन ही सिंपल, सुंदर, सरल, सस्ता, टिकाऊ आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट है या और भी है क्वेश्चंस हैं यार, कितने क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्वेश्चन और हैं भाई। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी फैक्टर्स एंड द, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुगत कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। बताइए। अंकित पाल, कोई बात नहीं, देखो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है, जब 6000 लोगों का फायदा हो रहा है तो हो सकता है उसमें से 6 लोग ऐसे भी हों, 6500 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, जिनको सिर्फ मजे करने आना हो, क्योंकि यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं है यूट्यूब पे, है ना। अगर अभी 1000-2000 लगाने पड़े बैच में तो कोई बकवास नहीं करेगा ये। और मैं देखती हूँ ये जहां मैं बैचेस में लेती हूँ सब सीरियस रहते हैं, एक भी इंसान नहीं मिलता मजाक करने वाला, मतलब मजाक मीन्स गलत बातें बोलने वाला। देखो एक बार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन दी हेरिडेटरी फैक्टर्स, तो हमें मेजोरिटी पे ध्यान देंगे, हम 6000 लोगों पे ध्यान देंगे, 6 लोगों पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उन्हें वैसे भी नहीं पढ़ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन
हेरिडेटरी फैक्टर्स, हेरिडिटी आ गई तो सिंपल क्या बचा, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, सिंपल बात, ठीक, यानी एनवायरमेंट, सिंपल आंसर हो गया। जीन्स तो हेरिडिटी में ही आ गए ना, जेनेटिक मेकअप तो हेरिडिटी में ही आ गया, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले से जन्मजात हैं वो हेरिडिटी में ही आ गए, बायोलॉजिकल भी हेरिडिटी में ही आ गए, क्रोमोसोम्स भी हेरिडिटी में ही आ गए, जीन्स भी हेरिडिटी में ही आ गए, डीएनए आरएनए व्हाटएवर इट इज सब हेरिडिटी में आ गए। एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। तो आपको कई बार समझना होगा कि क्वेश्चन ने घुमा तो नहीं दिया आपको बेवकूफ बनाने के लिए, पढ़ के समझ लिया अगर आपने तो आपका 80% काम हो गया पेडागोजी में। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आखिरी सवाल देखिए क्वेश्चन देखिए, आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कीप इट अप एंड योर वॉइस इज क्वाइट ऑसम। धन्यवाद सिद्धांत। यार क्वालिटी है वो, उसको नहीं खो सकती हूँ। व्हाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी कि लोग एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं। अभी आप जो कह रहे थे कि कुछ लोग बकवास करते हैं कमेंट्स में, क्यों हैं अलग, क्यों हम सब अलग क्यों हैं। फिर तो रोबोट्स होने चाहिए थे, अगर सब एक जैसे होते तो घर में पति पत्नी की कभी लड़ाइयां ना होती, भाई बहन की कभी लड़ाइयां ना होती, है ना, और आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कभी किसी की लड़ाई ना होती। अगर रोबोट्स होते तो सब एक ही जैसे हो जाते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्यों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों हैं, ये बता दीजिए, बताओ फटाफट से, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों हैं। अच्छा उत्तम, देखो, बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, वातावरण के प्रभाव के कारण, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक के कारण, इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। देखो जीन सेट का मतलब है सिर्फ जीन्स ही कारण हो गए, दोनों कारण हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, सिर्फ हेरिडिटी ही नहीं है। ये भी एनवायरमेंट तो सिर्फ एनवायरमेंट भी नहीं होगा। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, हेरिडिटी, ये भी नहीं होगा, दोनों ही होने चाहिए। तो ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया है, अंतः क्रिया है, उसके कारण हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। यदि सबको सेम एनवायरमेंट दोगे तब भी बहुत सारी समानताएं आ सकती हैं, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गई बात। आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ ये जो सेशन है आपका हेरिडिटी